जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न बने, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की है। अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 40 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, बताना है आपको जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। बात कर ले सर्वनाम की तो ये कितने होते, तो 6 प्रकार के होते, 6 भेद होते सर्वनाम के। ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक दिया हुआ है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है। बात कर ले दो और कौन सी हो जाएंगे, तो अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। यहां पर दिया हुआ है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो जो सो ये किन में आता, तो जो सो संबंधवाचक में आता। किस में आता, तो राइट आंसर यहां पर संबंधवाचक हो जाएगा। बात कर ले निजवाचक की तो निजवाचक में आप हो जाएगा क्या, आप। निजवाचक का क्या हो जाएगा, तो आप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बात करें निश्चयवाचक की तो निश्चयवाचक में यह वा क्या, तो यह वा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। पुरुषवाचक की बात कर ले तो पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं तू क्या, तो मैं तू हो जाएगा पुरुषवाचक में। कौन कौन सा, मैं तू। और बचा जो अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक, तो अनिश्चयवाचक की बात कर लें तो कोई कुछ अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में कौन क्या हो जाएगा। पुरुषवाचक कितने होते, तो पुरुषवाचक में 3 भेद होते, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं हम प्लस कारक विभक्ति हो जाएगी, मध्यम पुरुषवाचक में तू प्लस कारक विभक्ति हो जाएगी और अन्य पुरुषवाचक में यह प्लस वह ए वह ओ प्लस कारक विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग या फिर सदप्रयोग। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका मतलब हो जाएगा प्रयोग करना। व्यवहार में लाना, इसका जो अर्थ हो जाएगा प्रयोग करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रयोग करना हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। द्वंद्व समास दिया हुआ है, वह वीर समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। बात कर ले समास की तो कितने प्रकार के होते, आप सभी को पता होगा 6 होते। कितने होते, तो 6 प्रकार के होते। बात करें द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, दोनों पद प्रधान होते, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते, बीच में योजक चिन्ह लगा होता। जैसे रात दिन हो गया, रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह लग गया और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर द्वंद्व समास हो गया। बात करें बहुवीर समास की तो यहां पर कोई भी जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की तरफ इशारा होता है। किसी भगवान जी का नाम हो गया, जैसे पीतांबर हो गया, दशानन हो गया। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे चतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार ध्यान रखना, चौराहा हो गया। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तो राइट आंसर यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। दो जो बच्चे वो एक बचा अव्ययी भाव समास और एक कौन बचा, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अव्ययी भाव समास की बात कर लें तो उसमें आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्रिया की जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। पक्षकाल, भूतकाल या फिर वाक्य। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, क्या कहेंगे, तो काल कहेंगे। क्रिया की जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा शब्द है। 3 स्त्रीलिंग है और जो है 3 स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का आपको चयन करना है। दीमक, रात, वर्षा या फिर विधुर। तो दीमक, दीमक क्या होगा, दीमक लग गई, रात हो गई, वर्षा हो रही है, लेकिन विधुर यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप क्रिया का प्रयोग करके या फिर अच्छा अच्छी लगा करके आप पता कर सकते हैं पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे दीमक लग गई, रात हो गई, वर्षा हो रही है, तो इसमें आपको लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, जबकि विधुर विधुर यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है।
उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखना है संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों, वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभव या फिर इनमें से सभी। तो कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं, तो आप लोग निश्चित क्वालिफाई करके आएंगे। बस आपको विश्वास करना है तो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है, पूरे ध्यान से अंत तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? पूछा गया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते? तो 2, 3, 5 या फिर 6। आपसे एग्जाम में दे दे व्युत्पत्ति के आधार पर, तो ध्यान रखिए गलत नहीं करना, कभी 5 मत लगा देना। जब पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर हमेशा 3 लगा करके आना। कितना? तो 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते? तो 3 होते। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है, बनेगा प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, इनमें से कोई नहीं। 10 प्रश्न के बाद आपको कमेंट करके बताना कितने स्कोर बने आपके, कितने प्रश्न सही हुए। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित या फिर मौखिक और लिखित, तो दोनों है। भाषा के अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो मौखिक और लिखित। आप मौखिक यानी मुंह के द्वारा बोल करके भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लिखकर भी आप बता सकते हैं। तो इसका दोनों हो जाएगा, मौखिक और लिखित। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कमेंट करें, बताएं 10 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मानक हिंदी दिवस जो है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर हिंदी दिवस हमने बोल ही दिया है, तो बात कर ले हिंदी दिवस कब मनाया जाता? तो 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता। पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को। यहाँ पर पूछा गया है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? तो बात करें मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? तो खड़ी बोली से। किस बोली से? तो खड़ी बोली से। ध्यान रखिएगा, मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11 या फिर 14। तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, इसका आंसर उम्मीद कर सकते हैं कोई भी गलत नहीं करेगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। कितनी? तो 11 है। व्यंजन की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा 33 हो जाएगा। स्वर कितने? तो 11, पता है आप सभी को। अगला प्रश्न है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4, 5, 6 या फिर 7। तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में, कितने? तो 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हूबहू आपको संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे तत्सम में, और जो परिवर्तन हो गए संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज बात कर लें, जिनकी उत्पत्ति का ही ना पता हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही ना पता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे खिड़की, लोटा, फुनगी, डिबिया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, विदेशी जो विदेश से आए हो, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या सो रहा, आपको पता ही नहीं चला। सुमित, आपसे प्रश्न पूछा जाए सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या सो रहा है? नींद सो रहा है। तो ध्यान रखना, जहां पर आपको कर्म ना मिले, जब कर्म ना मिले तो आप क्या लगाएंगे? अकर्मक लगाएंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा? सुमित सो रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। यहां पर प्रश्न होता सुमित हिंदी पढ़ रहा है, सुमित हिंदी पढ़ रहा है, तब आपसे प्रश्न हो जाता सुमित क्या पढ़ रहा है? तो हिंदी पढ़ रहा है, आपको कर्म हिंदी मिल जाता। तो क्या हो जाता यहाँ पर? तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाता। प्रेरणार्थक की बात कर लें तो कई बार हमने आपको बताया, प्रेरणार्थक जब आप किसी दूसरे से काम करवाएं, जैसे तुम अपने मम्मी से अपने कपड़े धुलवाते हो, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक, जहां पर आपको 2 कर्म मिल जाए, जैसे कि सुमित जो है, सुमित हिंदी पढ़ा रहा है,
सुमित बच्चों को क्या हो जाएगा, सुमित बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी भी एक कर्म हो गया, बच्चों भी कर्म हो गया, तो यहां पर द्विकर्मक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताइए। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। दोस्तों ध्यान रखना, केवल प्रैक्टिस सेट से जितने भी डाउट हैं आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, तो जरूर अंत तक बने रहेगा, क्योंकि प्रश्न जबरदस्त हैं और जो भी प्रश्न है, सभी जो भी डाउट आपके माइंड में बनते हैं, सबको उधेड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा, तो ध्यान रखना, पूरे ध्यान से क्लास को करना, बहुत हेल्प आपको यहां से मिलने वाली है। जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग अंगूठा जरूर दबा दें। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताइए। कई बार मैंने आपको बताया कारक की बात कर लें तो कारक 8 प्रकार के होते। कितने होते, तो कारक 8 होते। गरीबों को वस्त्र दो, जहां पर दान देने की बात आए, कुछ देने की बात आए, कई बार बताया, वहां पर संप्रदान कारक हो जाता। क्या, तो संप्रदान हो जाता। अपादान की बात कर लें, अलगाव की उपस्थिति हो, अलगाव हो, भेद किया गया हो, डर का माहौल हो, वहां पर आप अपादान कर सकते हैं। कर्म कारक, कर्म का जो कारक विभक्ति होता, कर्म को क्या हो जाता, कर्म को ध्यान रखना है, कर्ता ने, कर्ता का क्या हो जाता, कर्ता ने, कर्म को करण से, करण का क्या हो जाता, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का काकी के हो जाता, संबोधन का हे अरे हो जाता। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, कई बार बताया, संज्ञा के कितने भेद होते, केवल पूछा जाए तो 5, कितने, 5 भेद होते। व्यक्तिवाचक होता, भाववाचक होता, तो यहां पर भाववाचक पूछा गया है। भाववाचक जिसको आप छू ना सके, केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर मित्रता जो दिया हुआ है, क्या, मित्रता, मित्रता किसमें जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा में, किसमें, तो मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रता, फोर्स आत्मक का चयन जिसने भी किया है, राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत की, भारत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक की बात कर ले, जो अकेला हो, जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो, जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो, तो भारत अकेला है विश्व में, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो भारत क्या हो जाएगा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। किसी का नाम हो, जैसे सुमित हो गया, सुमित, तो सुमित के जैसे और कोई नहीं, सुमित जो है अकेला, तो कोई नाम हो, अकेला हो, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का की बात कर लें तो लड़का जो है पूरी जाति का बोध करा। एक लड़के की जब आप बात करेंगे तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, जितने भी लड़के हैं, तो लड़का किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपसे गलती नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में वचन कितने होते, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आप सभी को पता है हिंदी में 2 वचन होते, एक वचन, बहुवचन। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब आपसे सिंपल पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। लेकिन जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, थोड़ी देर पहले प्रश्न जो था, व्युत्पत्ति के आधार पर जब संज्ञा पूछ लिया जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर, तब आप 3 लगा देना। लेकिन जब केवल पूछी संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 20वां प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताया गया। देखना है दोस्तों, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। आप एग्जाम में जल्दबाजी में नहीं देखते हैं और जल्दबाजी में प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, फिर जब घर पे देखते हैं तो आपको पता चलता है, यार मैं तो ये प्रश्न मुझे पता था, फिर भी गलती हो गई। तो इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दाल, मई, गर्दन या फिर दर। तो दाल किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता। ध्यान रखिए, दाल किस में आता, तो दाल स्त्रीलिंग में आता। मई भी स्त्रीलिंग में आता है। गर्दन कट गई, तो गर्दन भी स्त्रीलिंग में आती। जबकि दर्द जो है, दर्द हो रहा है, दर्द किस में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। किस में जाएगा, तो पुल्लिंग में जाएगा। ध्यान रखिएगा, दर्द पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग नहीं पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, दर्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। आप लोग कमेंट करें, बताएं कितने प्रश्न 20 में अब तक आपके सही हुए। वाच कितने प्रकार के होते, पूछा जाए प्रश्न आपसे, वाच कितने प्रकार के होते। क्या वाच 3, 4, 5 या फिर 6। तो वाच 3 प्रकार के होते। कितने, तो वाच की बात कर लें तो ये 3 प्रकार के होते। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। ध्यान रखना है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय।
तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण, अव्यय जो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ध्यान रखना है, तो यहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। मदन तेजी से दौड़ा, मदन जो है तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो तेजी से दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेजी से दौड़ा, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। मोहन जो है, मदन जो है तेजी से दौड़ा। बात करें क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है, ये जो रीतिवाचक है क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है कि कैसे क्रिया हो रही है। रीतिवाचक क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है कि कैसे क्रिया हो रही। तो मदन कैसे हो जाएगा? तेजी से दौड़ा। कैसे क्रिया हो रही? तेजी से, तो रीतिवाचक हो जाएगा। बात कर लें इसमें रीतिवाचक में क्या क्या आता है ताकि आगे आपसे गलती ना हो, तो एकाएक क्या हो जाएगा? एकाएक, क्या एकाएक हो जाएगा। और जो हो जाएगा अचानक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सच हो जाएगा, हां हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसलिए, आकस्मिक, बेशक, निसंदेह, नहीं, कदापि, कभी नहीं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इन शब्द, अगर ये शब्द मिल जाए आपको तो रीतिवाचक हो जाएगा। क्या क्या? एकाएक, अचानक, क्यों, कैसे, सच, हां, जरूर, इसलिए, आकस्मिक, बेशक, निसंदेह, नहीं, कदापि, कभी नहीं। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है रीतिवाचक, ध्यान रखना है। परिमाणवाचक जहां पर नापने तौलने की बात हो, स्थानवाचक जब आपको स्थान बताया जाए, कालवाचक काल का भेद हो, समय दिया गया हो, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? अज शब्द का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। ब्रह्मा है, वक्रा है, शिव है, अनजान है। तो बात करें यहां पर ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा जो हो जाएगा ये अज शब्द का अर्थ है। बकरा भी है, शिव भी है, बकरा भी है, शिव भी है और ब्रह्मा भी है। जबकि अनजान जो है ये अज शब्द का अर्थ नहीं है, तो अनजान यहां पर राइट है। हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, जो है संक्षेप में गहरी बात कहना। क्या हो जाएगा? संक्षेप में गहरी बात कहना। गागर में सागर भरने, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संक्षेप में गहरी बात कहना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर तमिल? तो हिंदी हो जाएगा। क्या है? तो भारतीय संविधान की किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है? तो हिंदी। किस अनुच्छेद में? तो 343। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो लिपि होगा वो देवनागरी होगा, ये राजभाषा होगी, 343 में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया कौन सी होती? वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या फिर कर्ता के अनुसार? तो जब कर्ता के लिंग का पता ना हो तो क्रिया क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। क्या? तो पुल्लिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण? तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जो हो जाएंगे ये समालोचक नहीं है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बाकी जो है रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों समालोचक हैं। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद है। कौन है? तो कुटज के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, कमेंट करें, बताएं 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? बन्नू भंडारी, वनलाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो गिल्लू कहानी की लेखिका जो हो जाएंगी कौन? तो गिल्लू कहानी कौन? वृंदावन लाल वर्मा। किसकी है? तो वृंदावन लाल वर्मा का हो जाएगा गिल्लू कहानी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडूला में अलंकार कौन सा होगा? कई बार मैंने आपको बताया, जब वाचक शब्द आ जाए सा, से, सी, जैसा, सरिस, समान, क्या क्या? सा हो गया, सा, से, सी,
क्या सी जैसा, जैसा, सरिस, क्या सरिस। तो इस प्रकार ध्यान रखना, यहां पर सरिस आया हुआ, सरिस समान क्या है, सरिस है। किसमें जाएगा, उपमा में जाएगा। पीपर पात सरिस मंडूला में अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो उपमा हो जाएगा। वाचक शब्द जब भी आपको मिल जाए सा से सी सम जैसा सरिस समान, तो इसमें क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यमक में जब एक ही शब्द दो बार मिले और उनके अलग अलग अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता। अनुप्रास में शब्दों के जो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो यह इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत के रचयिता का नाम हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली कैसी है, मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली। तो रामचरितमानस की शैली है प्रबंध शैली। क्या है, तो प्रबंध शैली। प्रश्न आपसे पूछा जाए रामचरितमानस को किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है। ध्यान रखिए कौन, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। अगर पूछ लिया जाए रामायण किसने लिखा है, तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। महाभारत पूछा जाए तो वेदव्यास। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, दास भाव, पति भाव, सखा भाव या फिर स्वामी भाव। तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, तो सखा भाव की थी। किस भाव की, तो सखा भाव की थी। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है, पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर, चिदंबरा। तो ब्रजभाषा की जो एक रचना हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो सूरसागर। क्या हो जाएगा, सूरसागर। किसने लिखा, सूरदास ने। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत, पंचवटी की शायद सुमित्रानंदन पंत है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, रस खान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीर। तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा, तो बाल चित्रण में सूरदास श्रेष्ठ है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की रचयिता कौन है, सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या फिर तुलसीदास। तो बिहारी सतसई की रचयिता है बिहारी लाल। कौन, तो बिहारी लाल। बिहारी सतसई की रचयिता है बिहारी लाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इतने प्रश्न शामिल किए थे, तो कमेंट करें और बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। जरूर कमेंट करके बताएं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें। क्या सर्च करना है, फ्री एग्जाम जोन। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।